नमस्कार, मेरी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। महाराष्ट्र के चुनाव की हम बात करेंगे, चुनावी प्लान, तारीखों के ऐलान की बात करेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ साथ देश के तमाम राज्यों में खाली पड़ी लोकसभा और विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए जाने के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने आज 2 राज्यों में होने वाली चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में खाली लोकसभा सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 लोकसभा सीटों में केरल की वायनाड में 13 को और महाराष्ट्र की नांदेड़ सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होगा। इन सभी सीटों पर जो चुनाव के नतीजे आएंगे वो 23 नवंबर को सामने आएंगे। वहीं लोकसभा की खाली पड़ी सीटों की बात करें तो कुल 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इसमें केरल की वायनाड लोकसभा सीट काफी प्रमुख और चर्चित मानी जा रही है, क्योंकि पिछली बार यहां से कांग्रेस नेता राहुल गांधी सांसद थे। हालांकि साल की शुरुआत में हुए लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने वायनाड लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़कर जीतने के बाद उन्हें एक सीट खाली करनी पड़ी थी। फिलहाल कांग्रेस पार्टी ने मौके पर ही लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया गया था। उसी समय प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान हो गया था। राहुल गांधी की बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम वायनाड सीट के लिए घोषित कर दिया गया था। और इस खबर पर हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, उपचुनाव की तारीखों का साथ ही महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव की तारीखों का आज चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। वायनाड सीट की खासकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने उस सीट पर राहुल गांधी जब 2 सीटों पर चुनाव जीत कर आए, उसी समय प्रियंका गांधी के नाम का ऐलान कर दिया गया था। अब प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अखिलेश जी, आज चुनाव आयोग ने 2 राज्यों के आम विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के तरफ से इन तारीखों का ऐलान किया गया। आम चुनाव 2 राज्यों के होने हैं, उनके साथ ही साथ उपचुनाव की भी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के तरफ से की गई। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान 20 की सभी सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी, 30 को वहां काउंटिंग होगी, यानी नतीजे आएंगे। इसके साथ ही साथ झारखंड के विधानसभा चुनाव का मतदान के लिए 2 चरणों की व्यवस्था की गई। पहला चरण 13 नवंबर, दूसरा चरण 20 नवंबर को मतदान के लिए निर्धारित किया गया। और झारखंड में भी वोटों की गिनती 23 नवंबर को ही होगी और नतीजे भी 23 नवंबर को ही आएंगे। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव का भी ऐलान किया गया, जिनकी वोटिंग 13 नवंबर को होनी है। इसके साथ साथ कुछ उत्तराखंड की सीट और इसके साथ ही साथ वायनाड की लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की गई, जहां से राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि रायबरेली से जीतने की वजह से उन्होंने वायनाड से इस्तीफा दे दिया था, जहां राहुल गांधी की जगह पर अब कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का नाम पहले से ही घोषित कर रखा है। तो वहां पर कांग्रेस का कैंडिडेट प्रियंका गांधी के तौर पर सामने आएगा। हालांकि सबसे चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में अयोध्या जिले से आने वाली सीट मिल्कीपुर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद अब सपा के ही सांसद हैं, जो अयोध्या लोकसभा के अध्यक्ष के फैजाबाद लोकसभा सीट से जीत कर आए थे, लेकिन उस पर उपचुनाव की घोषणा नहीं की गई, जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जाते हैं। फिलहाल चुनाव आयोग ने भी उस पर सफाई दी है। चुनाव आयोग ने कहा कि उत्तर प्रदेश की मिल्की विधानसभा सीट पर उपचुनाव इसलिए नहीं करा रहे हैं क्योंकि वहां पर अवधेश प्रसाद जब विधानसभा चुनाव 2022 में जीते थे, उस समय गोरखनाथ बाबा के तरफ से एक रिट हाई कोर्ट में दायर की गई थी और उनके चुनाव को अवैध घोषित करने की मांग की गई थी, जिसकी अभी कार्रवाई कोर्ट में चल रही है, लेकिन उस पर कोर्ट का फैसला नहीं आया है। इसलिए चुनाव आयोग मिल्कीपुर में विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने से पीछे है और जब फैसला कोर्ट का कोई निर्णय होगा तो चुनाव होगा। फिलहाल अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने नजर आएंगी। हालांकि झारखंड में कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के तौर पर मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल भी उनके साथ है। लेकिन महाराष्ट्र में देखा जाए
तो वहां पर विपक्ष में कांग्रेस का गठबंधन है, जहां एनसीपी भी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे भी है, और कांग्रेस की टक्कर को देने के लिए बीजेपी भी गठबंधन में है, जहां पर उनके साथ अजीत गुट एनसीपी और शिंदे गुट शिवसेना। यानी कह सकते हैं कि दोनों राज्यों में कांग्रेस गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आमने सामने नजर आएंगे। अभी देखना होगा कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार गठबंधन की चल रही है, वो वापसी कर पाती है, और झारखंड में कांग्रेस की सरकार है गठबंधन की, क्या वो वापसी करने में कामयाब होती है। फिलहाल ये तो 23 तारीख को आने वाले नतीजों में तय होगा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन या फिर कांग्रेस गठबंधन अपने अपने राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब होते हैं, या फिर कोई बड़ा उलटफेर देते हैं। निश्चित रूप से अखिलेश जी, अब देखना होगा क्या उलटफेर हो सकता है। अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 2 फेज में 13 और 20 नवंबर को पोलिंग होनी है। झारखंड एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें। शेड्यूल वुड बी लाइक दिस: झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th. This slide we will share with everyone. और अब हम बात करेंगे हाई लेवल मीटिंग प्रदूषण की चिंता की। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ ही मुख्यमंत्री आतिशी ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। ये बैठक ली है। बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। आज से दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पहला चरण लागू हो चुका है। पहले चरण की बंदिशें लागू हो गई हैं। सोमवार को केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति की बैठक में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान को देखते हुए यह फैसला लिया गया था। आपको बता दें कि दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और तापमान डाउन हो जाता है तो AQI का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। 200 से ऊपर 300 तक जब AQI का स्तर बढ़ता है तो ग्रेप 1 लागू किया जाता है। आज से इसे पूरे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। हम धूल रोधी कार्यक्रम 7 अक्टूबर से चला रहे हैं और इसे सख्ती से पालन किया जा रहा है। पुरानी गाड़ी को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कोयले की दुकानों पर रोक व जनरेटर के उपयोग पर भी रोक लगाई जा रही है। पिछले 2 दिन में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो बढ़े हैं। 13 अक्टूबर को एयर क्वालिटी 224 पे AQI पहुंच गया, 14 अक्टूबर को 234 में पहुंच गया। यानी एयर क्वालिटी पुअर कैटेगरी में पिछले 2 दिन से है। 2 दिन में पुअर AQI होने से कल शाम से ग्रैप 1 के रिस्ट्रिक्शंस दिल्ली में लागू हो गए हैं। आज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी और मैंने दिल्ली सरकार के सभी विभागों के साथ आज एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग करी, जिसमें PWD, MCD, दिल्ली मेट्रो, NHAI, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेंट, सारे इंपॉर्टेंट विभाग मौजूद थे और हमने ग्रैप 1 की इंप्लीमेंटेशन को रिव्यू किया। ग्रैप 1 की इंप्लीमेंटेशन में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे डस्ट मिटिगेशन। तो हमारी जो और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुका है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने अहम बैठक बुलाई है। AQI का जो मामला है वो फिर से अब सुर्खियां बटोरने जा रहा है। अखिलेश जी, दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर हर साल इसी तरह की चिंता दिल्ली वासियों की बढ़ती है और सरकार के सामने चुनौती खड़ी होती है। दिल्ली सरकार हर साल इसी मौसम में, यानी कह सकते हैं रामलीला से लेकर और दीपावली के बाद जब तक पराली जलाने का सिलसिला चलता है, धान की खेती को जब तक अंतिम रूप नहीं मिल जाता है, तब तक इसको लेकर सरकार बेहद चिंता में रहती है और इसका खामियाजा दिल्ली वालों को भुगतना पड़ता है। खासकर यहाँ काले बादल छाए रहते हैं, दिन भर धुंध बदली रहती है, उसके बाद वायु प्रदूषण इतना
ज्यादा हो जाता है कि लोगों को सांस लेने की दिक्कत होती है। शायद यही चीजों को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आरती ने पहले से चिंता जाहिर करते हुए और इसको चुनौती मानते हुए एक बड़ी बैठक की, और इस बैठक में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी मौजूद रहे। और इसमें ये तय किया गया कि दिल्ली के अधिकारियों से कहा भी गया कि वायु प्रदूषण इस बार नहीं बढ़ने दिया जाए, और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या दिल्ली सरकार कदम उठा सकती है। इसमें दीपावली पर फोड़े जाने वाले पटाखों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए। इसके साथ ही साथ जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं जिनसे धुआं उठता है उस पर रोक लगाई जाए। इसके साथ ही साथ ऑड इवन जो वाहनों के ऑड इवन नंबर्स हैं उन नंबरों की क्या आवाजाही इस बार भी प्रतिबंधित करनी होगी, या फिर उनको सामान्य तौर पर वैसे ही चलने दिया जाए जैसे चलते हैं। तो इस पर विभाग की तरफ से कहा गया कि वायु प्रदूषण की बढ़ती हुई गुणवत्ता और वायु प्रदूषण के बढ़ने पर इन पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अभी पराली जलाने से रोक को लेकर किसानों पर फोकस किया जाए, पटाखे फोड़ने से रोका जाए। इसके साथ ही साथ ऐसे वाहन हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं या फिर ऐसे जनरेटर्स हैं डीजल से चलने वाले जिनसे प्रदूषण फैलता है उन पर तो पूर्णतः रोक लगाई जाए ताकि दिल्ली में बढ़ने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रदूषण पर दिल्ली सरकार कितना लगाम लगाने में कामयाब होती है, या पूर्व की भांति ही हर साल जैसे प्रदूषण दिल्ली में दीपावली के आसपास बढ़ता है और खासकर पराली जलाने के समय इसमें जब जोर पकड़ता है उस पर कितना लगाम लगाने में दिल्ली सरकार। बिल्कुल अखिलेश जी, अब देखना होगा कि अब सर्दियों का टाइम आ रहा है, लगातार अब पराली का भी मुद्दा उठेगा और अब इसको लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री आतिशी ने अब पर्यावरण के मुद्दे पर अहम बैठक की है। और अब हम बात करेंगे भड़के जज्बात, सीएम से हुई मुलाकात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बहराइच हिंसा में मारे गए युवक राम गोपाल मिश्रा के परिवार से मुलाकात की। ये मुलाकात लखनऊ में हुई। आपको बता दें कि बहराइच में रविवार को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर निकाली गई शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा पथराव और गोलीबारी में लगभग आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। फिलहाल बहराइच में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। सोमवार रात को भी एक गांव से तोड़फोड़ और आगजनी की खबरें सामने आई। पुलिस इलाके में लगातार गश्त कर रही है, पीएससी भी तैनात की गई है और आरएएफ की भी तैनाती की गई है ताकि वहां का जो हिंसाग्रस्त क्षेत्र है, हिंसाग्रस्त इलाका है, वहां पर तनाव मुक्त उसको किया जाए, लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया जाए। तो मृतक राम गोपाल मिश्रा के आपको बता दें उनके परिजनों ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह मौजूद रहे। पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। पीड़ित परिवार को सीएम ने ढांढस बंधाया। उनकी मांगों को लेकर भी सीएम ने उनको आश्वासन दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा लखनऊ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, बहराइच हिंसा में मारे गए मृतक जो युवक राम गोपाल मिश्रा, उनके परिजनों से आज मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। उनके दुख दर्द को मुख्यमंत्री ने साझा किया। घटना को उन्होंने निंदनीय बताया, साथ ही परिवार को ढांढस भी बंधाते नजर आए हैं मुख्यमंत्री। संदीप। बिल्कुल मनोज, देखिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बहराइच की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्टिव हो गए थे और लगातार जो है अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए थे। लखनऊ से ही निर्देशित किया था और जमीन स्तर पर अधिकारी नीचे उतरते भी दिखे। तो इस कड़ी की अगर बात करते हैं, जो पीड़ित परिवार था, जो मृतक परिवार है, वो आज मिलने के लिए आया था, जो कि वहाँ के विधायक हैं सुरेश्वर सिंह के साथ में मिलने के लिए पहुंचा था। और यहाँ पर पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और इस मुलाकात के अगर बात करें तो लगभग जो है परिवार को संवेदना व्यक्त करते हुए 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की बात कही है। इसके साथ ही साथ पढ़ाई के देखते हुए किसी एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी की कराने की बात कही है। साथ ही साथ में जो कच्चा मकान है उसको बनवाने की भी बात कही है। तो तमाम तरीके की चीजें को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे परिवार से मिल करके बातचीत की है और संवेदना व्यक्त की है कि इस तरीके से परिवार में एक घटना घटी है उसको लेकर के बात कही है। तो ये माना जा रहा है कि परिवार जिस तरीके से लगातार मांग कर रहा था और इसी मांग के सहारे जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए पहुंचा हुआ था। हालांकि जो गोपाल
गोपाल मिश्रा है, उसके पिता और उसकी मां दोनों लोग सीएम आवास पहुंचे हुए थे मिलने के लिए, और दोनों लोगों ने अपनी बात कही और जिस तरीके से सिंगल से उनको अपनी बात कहनी थी वो सीएम योगी आदित्यनाथ से की है। हालांकि बेहतर उपाय की बेहतर चीजों को लेकर के सीएम योगी ने आश्वासन जरूर दिया है। निश्चित रूप से संदीप से तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें बहराइच हिंसा में आपको बता दें हत्या की गई राम गोपाल के परिवार से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह भी मौजूद रहे, उन्हीं की उपस्थिति में ये मुलाकात हुई है। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सख्त कोर्ट सौंपे रिपोर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सख्त कोर्ट सौंपे रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या से संबंधित मामले की सुनवाई की है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई की है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि मामले में अत्यंत गंभीरता के साथ जांच चल रही है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हमने नई स्टेटस रिपोर्ट रखी है। यह भी बताया कि निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। इस पर सीजीआई ने कहा कि सीबीआई ने बताया है कि जांच के आधार पर 7 अक्टूबर को सियालदह कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो गई है। इसमें रेप और हत्या की धाराएं लगाई गई हैं। स्टेटस रिपोर्ट यह भी बताती है कि मामले में दूसरे लोगों की भी भूमिका की जांच जारी है। सीबीआई हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की भी जांच कर रही है। उसकी स्टेटस रिपोर्ट भी हमें दी जाए, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेशित किया गया। और आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे आईटीयू सम्मेलन का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में भारत में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की ओर से आयोजित किए जाने वाली विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा का उद्घाटन उन्होंने किया। इसके अलावा वे भारत मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उन्होंने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा सम्मेलन 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है। इसमें स्वीकृत सिफारिशें और प्रस्ताव संचार प्रौद्योगिकियों के विकास की दिशा तय करते हैं। पहली बार आईटीयू WTASA की मेजबानी भारत और एशिया प्रशांत में की जा रही है। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योग जगत के नेताओं, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक मंच पर एकत्रित करने जा रहा है। ये विशेषज्ञ दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब हम बात करेंगे महाकुंभ की तैयारियां तेज। गंगा और यमुना का जलस्तर कम होने के साथ ही प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां भी अब तेज हो गई हैं। अधिकारियों के दिशा निर्देश पर मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और दूसरी सुविधाओं के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश रुकने के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर कम हो गया है। इसके साथ ही अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले की तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। जिला अधिकारियों ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रहने और दूसरी सुविधाओं के लिए पास की जमीन को समतल करना शुरू कर दिया है। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। बाढ़ का पानी जैसे ही रिसीड करता है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह से हम लोग लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। तो उसी तर्ज पे हम लोगों को जो जमीनें हम मिलती जा रही हैं, उस पर लेवलिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया है हम लोगों ने। नैनी में भी है, परेड क्षेत्र में भी कर रहे हैं, अब झूसी क्षेत्र में भी हम लोग उतरने जा रहे हैं, वहाँ पर भी लेवलिंग कराएंगे और समय से लेवलिंग के कार्य को पूर्ण करा लेंगे। महाकुंभ 12 साल के बाद लगता है। इस बार ये 2025 में 14 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान इसमें 40 करोड़ लोगों की शिरकत करने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ मेले के आयोजन के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।